नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केटर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां जादुई कहानियां, एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानियां हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं हिडन एमीरजादा की नई कड़ी एपिसोड 81। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। अब से रोजाना एपिसोड अपलोड किए जाएंगे, इसलिए इस सीरीज को भी सपोर्ट करें दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 81। रेमंड चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था, न ही अपने सबसे जंगली सपनों में, कि फूलदान कुछ अंडों द्वारा बहाल करने के बाद एक और भी कीमती खजाना बन जाएगा। उसने अबीर की ओर इशारा किया और कहा, मैडम, यही वह आदमी है जिसने फूलदान को ठीक किया। जैस्मिन ने अबीर को देखा और सोचने लगी कि ऐसा लड़का पुरानी सांस्कृतिक धरोहर की मरम्मत की तकनीक कैसे जानता होगा। अपनी जिज्ञासा के बावजूद उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ पूछा, नमस्ते, मैं जैस्मिन मूर हूँ। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूँ? क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ये धरोहर मरम्मत की तकनीक किससे सीखी? शेखर खुराना, जो अभी भी सिहरन में था, ने जैस्मिन मूर का नाम सुनकर चौंक गया। मूर परिवार विस्टारा हिल्स के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनका प्रभाव पूर्वी क्लिफ के विशेष परिवारों के मुकाबले में नहीं था, लेकिन विस्टारा हिल्स में वे पिरामिड के शीर्ष पर थे जहां कोई भी कभी नहीं पहुंच सकता। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां उनके एक रिश्तेदार से मिलेगा। इस बीच अबीर ने जैस्मिन की स्थिति के प्रति गर्म प्रतिक्रिया दी। मूर परिवार शक्तिशाली था, लेकिन उनकी कुल संपत्ति कई अरबों में आंकी गई थी। वे वैद परिवार के मुकाबले में फीके थे, जिसकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन थी। उसने दृढ़ता से कहा, मेरा नाम अबीर है और मेरे पास कोई गुरु नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं आत्मशिक्षित हूँ। फिर उसने जारी रखा, मैंने यूचुनहु फूलदान को ठीक किया है जिसे मेरे ससुर ने तोड़ दिया था। कृपया इसकी विशिष्ट मूल्यांकन करें और हमें बताएं कि क्या हमें इसके लिए अभी भी मुआवजा देना है। जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मरम्मत के बाद यह फूलदान अपनी मूल कीमत से कहीं अधिक हो गया है। तो यह इसके विपरीत है, हम आपको काफी बकाया हैं। अबीर ने हल्की मुस्कान दी। यह मेरी खुशी है। चूंकि हमने मामला सुलझा लिया है तो हम चलते हैं। जैस्मिन की आंखें शरारती हो गईं, वह नहीं चाहती थी कि अबीर इतनी जल्दी चला जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। उसने अपना कार्ड निकाला और कहा, यह मेरा कार्ड है, आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अबीर ने कार्ड स्वीकार करते हुए कहा, मेरा नाम अबीर है लेकिन मेरे पास कोई नाम का कार्ड नहीं है। कोई बात नहीं, जैस्मिन ने कहा, क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? फिर अबीर ने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा कि उसके अपने संबंध बनाना फायदेमंद होगा। इसके अलावा ये लड़की, जैस्मिन मूर, बहुत विनम्र और सरल लग रही थी, एक बड़े सिर वाली और नियंत्रित व्यक्ति के विपरीत। उसके साथ दोस्ती करने में कोई हानि नहीं होगी। उसने उसके साथ फ़ोन नंबर का आदान प्रदान किया। आदान प्रदान के बाद जैस्मिन ने कहा, मिस्टर अबीर, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको घर छोड़ दूं? अबीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन नहीं, मैं यहाँ कार से आया हूँ। जैस्मिन ने सिर हिलाया, मैं आपको छोड़ने आऊंगी। जैस्मिन ने अबीर और शेखर खुराना को BMW 530 तक पहुंचाया। उसने उन्हें जाते हुए देखा और फिर वापस विंटेज डीलक्स की ओर बढ़ी। घर लौटते समय शेखर खुराना ने अजीब तरीके से पूछा, अबीर, आपने सांस्कृतिक धरोहर की मरम्मत का काम कहाँ सीखा? अबीर के दिमाग में अपोकेलिप्टिक बुक की सामग्री चल रही थी, जैसे भयानक लहरें। बेशक वह अपने ससुर को नहीं बता सकता था कि उसने जादुई और रहस्यमय पुस्तक को टूटे हुए फूलदान के अंदर पाया था। उसने बस एक झूठ बोला, मैंने यह अनाथालय में सफाई कर्मी से सीखा। शेखर खुराना ने सिर हिलाया। भगवान का शुक्र है कि आप वहां थे, अन्यथा मैं अब जेल में होता। उसने तुरंत कहा, जैसे कि एक विचार अचानक उसके मन में आया, ओह हाँ, इस बारे में क्लेयर और आपकी सास को मत बताना, क्या आप जानते हैं? अबीर ने सिर हिलाया, समझ गया। पुराने आदमी ने गहरी सांस ली। अपने चेहरे को रगड़ते हुए उसने शिकायत की, अगर मुझे पता होता कि आपके पास ऐसी क्षमता है तो मैं आपसे जल्दी नहीं आता। अब मैं न केवल थका हुआ हूं, बल्कि मुझे कई बार भी रखा गया। बकवास, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसने फिर कहा, क्या मेरा चेहरा अभी भी लाल है? अबीर ने उत्तर दिया, थोड़ा। पुराने आदमी ने फिर से शिकायत की, अगर आपकी माँ कभी पूछे तो उसे बताना कि मैंने एक पोस्ट से टकरा गया। घर पहुंचने पर अबीर तुरंत किराने की दुकान की ओर दौड़ा ताकि कुछ सामान खरीद सके और परिवार के लिए रात का खाना बना सके। उसने अपनी पत्नी आरोही को फोन किया, ये देखने के लिए कि क्या वह कुछ खाने की इच्छा रखती है।
हालांकि ये पता चला कि उसे उस रात रितिका के साथ एक आगामी काम की योजना बनानी थी और इसलिए उसने आरोही को इमरान ग्रुप में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था। उन शब्दों को सुनकर रितिका ने तुरंत उसे चुनौती दी, सर, काम प्रगति में है, इसलिए आपकी पत्नी अब से काफी व्यस्त हो सकती है। मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। अबीर एक समझदार व्यक्ति था और यह समझते हुए कि काम उसके लिए महत्वपूर्ण था, उसने उत्तर दिया, कंपनी को बेहतर खाना परोसना चाहिए और उसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। रितिका ने तुरंत उत्तर दिया, चिंता न करें, मैं उसे कंपनी की ओर से सबसे अच्छे खाने के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अबीर ने टेक्स्ट किया। अगर उसकी पत्नी घर नहीं आ रही थी तो अबीर को मेन्यू के साथ बहुत विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने कुछ सामग्री चुनी और अपने सास ससुर के लिए एक साधारण रात का खाना बनाया। रात के खाने के बाद बूढ़ा जोड़ा नृत्य करने चला गया जबकि अबीर दूसरी ओर घर पर रह गया और अद्भुत दुनिया का आनंद लिया। अचानक उसे सुमन एडम्स का फोन आया। अबीर ने फोन उठाने में हिचकिचाहट की। अबीर ने एक बार उसे अच्छे दिल से सलाह दी थी, लेकिन सुमन ने उस पर पागल की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर भी वह एक दयनीय आदमी था। अबीर ने फोन उठाने का फैसला किया और पूछा, क्या हुआ? फोन के दूसरी ओर सुमन बेतहाशा रो रहा था। अबीर, मेरे प्यारे भाई, मुझे खेद है, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उसकी रोने की आवाज सुनकर अबीर का चेहरा नर्म हो गया और उसने पूछा, क्या तुम्हें सच्चाई का पता चला? सुमन रोया, हमारी लड़ाई के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैंने उसके आईफोन में रडार का पालन किया और उपनगर में एक विला पर पहुंच गया। जब मैंने धोखेबाज को पकड़ने के लिए दरवाजा खटखटाया तो मुझे उस आदमी के ड्राइवर और बटलरों द्वारा पीटा गया और फिर मुझे 120 द्वारा अस्पताल भेजा गया। इस समय सुमन फिर से रोने लगा। अबीर, यह मेरी गलती थी कि मैं इतना अंधा था, मैं गलत था। अबीर ने एक सांस छोड़ी और कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम आज किस अस्पताल में भर्ती हो? मैं सिल्वरविंग अस्पताल में हूँ। सुमन रोया। डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए चल नहीं पाऊंगा। मैंने रेस्तरां पर अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं अब पूरी तरह से गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं है। जैसे ही उसने ये सुना, अबीर ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें अस्पताल के खर्चों के लिए कोई पैसा नहीं दिया? नहीं। सुमन ने अपने शब्दों को छोड़ दिया। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? मैंने किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि मैं उनके घर में घुस गया था, वे केवल अपनी रक्षा कर रहे थे। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अबीर बेहद नाराज था। मेरे लिए इंतजार करो, मैं बस कुछ मिनटों में वहां पहुंचूंगा। सिल्वरविंग अस्पताल पहुंचने पर सुमन को वार्ड में एक बिस्तर पर लेटा हुआ देखा जा सकता था, चोटों और नीलों से ढका हुआ। अबीर ने उसे देखकर सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं पाया। अबीर के आने पर सुमन की सूजी हुई आंखें फिर से भर आईं, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। अबीर, सुमन रोते हुए बोला। अबीर धीरे धीरे उसके पास गया और फुसफुसाया, ठीक है, वह सिर्फ एक बिच्छू है, वह इसके लायक नहीं है। सुमन ने जारी रखा, मैंने उसके लिए 3 साल तक उसका पीछा किया, सच में मैंने अपनी गरिमा को कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नीच कुत्ता हूं जो कुछ भी लटकाने की कोशिश कर रहा हूं, और अब मुझे पता है कि मैंने कभी कुछ नहीं रखा। सुमन के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वह बिच्छू केवल मुझसे अलग नहीं हुई, उसने मुझसे सब कुछ खोने की इच्छा की। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जो भी पैसा कमाया उसे मैंने उस रेस्तरां में खर्च कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी 50,000 रुपये की बचत भी खर्च कर दी, लेकिन अब वह मुझे वापस करने से इनकार कर रही है। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैं ऐसी दुष्ट महिला के जाल में कैसे फंस गया? अबीर ने उसे सांत्वना दी। सुमन, एक आदमी के रूप में तुम्हें छोड़ना सीखना चाहिए। तुम बस फिर से शुरू कर सकते हो। तुम्हारे पास जो पेंट है वह कम से कम $20,000 का है, ये तुम्हें एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त होगा। सुमन ने सिर हिलाया, यह मेरे पास है, धन्यवाद, मुझे ये लाना याद था, नहीं तो वह भी मुझसे ले लेती। अबीर ने एक गहरी सांस ली। तो ये तय है, तुम्हें आराम करना चाहिए और इस सब को भूल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाऊंगा और तुम्हारे अस्पताल के बिलों का भुगतान करूंगा। सुमन के गालों पर फिर से आंसू बहने लगे। अबीर, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दया का बदला जरूर चुकाऊंगा। हाँ हाँ, हम भाई हैं, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, उसने धीरे से कहा और वार्ड से बाहर चला गया। जब वह अस्पताल की ओर जा रहा था तब वह कुछ भी खरीद नहीं सका क्योंकि वह पहले जल्दी में था, लेकिन सुमन के दयनीय चेहरे को देखकर वह उसे उस स्थिति में छोड़ने का सहन नहीं कर सका। उसने कुछ फल खरीदने के लिए रुक गया और उसके लिए 50,000 रुपये के अस्पताल के खर्चों का अग्रिम भुगतान किया। जब वह सुमन के वार्ड में वापस आया तो अबीर ने देखा कि दरवाजा खुला था।
जब वह अंदर गया तो लिली लुइस, जो जेरोम सर्च के साथ चिपकी हुई थी, सुमन के बिस्तर के सामने खड़ी थी। सुमन ने उन्हें देखकर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? लिली ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, किसे मजाक उड़ाने का समय है? लिली ने घृणा में फर्श पर लौटते हुए कहा, मैं उस पेंट के लिए यहाँ हूँ। तुमने इसे कहाँ छिपा रखा है? अब इसे मुझे सौंप दो। सुमन ने गुस्से में चिल्लाया, लिली लुइस, वह पेंट मेरे भाई से मिला उपहार है, तुम मुझसे इसे क्यों छीन रही हो? उपहार? लिली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक बार अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करो। अबीर ने तुम्हें वह पेंट क्यों दिया? ये रेस्तरां के उद्घाटन के लिए था। और वह रेस्तरां किसका है? खबर है, मेरे पिता का। सुमन ने लिली की इस बेहुदा बात की उम्मीद नहीं की थी और उसकी आवाज़ गुस्से में कांपने लगी। लिली लुइस, तुम उस सीमा को पार मत करो। मैंने भी उस रेस्तरां में 50,000 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन तुमने अभी तक मुझे वापस नहीं किया है। लिली ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, इस बकवास को बंद करो। रेस्तरां का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें एक पैसा भी चुकाऊंगी। वह पेंट रेस्तरां का है। अगर तुम अब इसे नहीं सौंपोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और मैं तुम्हें चोरी के लिए रिपोर्ट कर दूंगी। जेरोम, जो लिली के बगल में खड़ा था, ने तिरस्कार से कहा, सुनो बच्चे, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम हमारे साथ सहयोग करो। विस्टारा हिल्स में मेरे संबंध ऐसे नहीं है कि तुम अब उन्हें चुनौती देना चाहोगे, है ना? अगर तुम पेंट नहीं सौंपोगे तो मैं बस पुलिस के पास जाऊंगा और वे तुम्हें तुरंत बंद कर देंगे। इसके मूल्य के साथ तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल की सजा मिलेगी। सुमन के आंसू बारिश की तरह बहने लगे और उसने लिली से पूछा, मैंने पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे लिए केवल अच्छा किया, मैंने तुम्हें जो कुछ भी था दिया। अगर तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती तो भी तुम्हें मुझसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लिली ने ठंडी हंसी छोड़ी। सुनो बेवकूफ, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो जेरोम जैसे आदमी से प्यार करूंगी जो सच में मेरे प्यार के लायक है। जेरोम ने तिरस्कार से मुस्कुराया, मैं ये बताना भूल गया, हम एक दूसरे की जरूरतों को बिस्तर में पूरा करने में बहुत अच्छे हैं। लिली ने लजाते हुए कहा, अरे जेरोम, तुम ये क्यों कह रहे हो? मुझे बहुत शर्म आ रही है। जेरोम हंसते हुए बोला, क्यों न हम दरवाजे बंद कर दें और इस बेकार कचरे को दिखाएं कि ये कैसे किया जाता है। जेरोम, नहीं, ये बहुत शर्मनाक होगा, लिली ने कहा। सुमन अब अपने सामने के दृश्य को और नहीं सहन कर सका और उसने उनकी ओर एक तकिया फेंकते हुए चिल्लाया, तुम पागल हो, बाहर निकलो। हालांकि जेरोम ने तकिया को पकड़ लिया और तिरस्कार से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, पेंट सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ दूंगा और तुम्हें जेल भेज दूंगा। अबीर, जो दरवाजे पर सब कुछ सुन रहा था, तुरंत वार्ड में चला गया और चिल्लाया, क्या तुम मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मौत की इच्छा है? जेरोम ने अपना सिर घुमाया और अबीर को घूरते हुए देखा। तुम कौन हो? लिली ने उत्तर दिया, यह अबीर है जिसने पेंट दिया। जेरोम जोर से हंस पड़ा, ओह, ये तो बेकार का खिलौना है। जेरोम ने फिर अबीर को ठंडे स्वर में देखा, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं कि तुम मेरी आंखों से बाहर निकल जाओ। मैं मान लूंगा कि तुम यहाँ कभी नहीं थे और मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। अबीर ने गुस्से में कहा, तुम मेरी आंखों से बाहर निकलने की बात कर रहे हो? तुम सोचते क्या हो? जेरोम ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे चुनौती दे रहे हो, बच्चे? अबीर ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने आज मुझे नाराज कर दिया है। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, हालांकि इस क्षण में मेरे भाई से माफी मांगो और उसे तुम्हारी एक टांग तोड़ने दो जो तुमने उसकी टांग के साथ किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम सबसे भयानक मौत मरोगे। ये सुनकर जेरोम पागल की तरह हंसने लगा, उसका चेहरा अचानक अंधेरा हो गया और उसने कहा, मैं, जेरोम, माफी मांगूंगा। हंसते हुए लिली ने भी जोड़ा, चाली वैद, क्या तुम बेवकूफ हो? मेरे प्रिय जेरोम को चुनौती दे रहे हो? क्या तुम सच में इतनी जल्दी मरना चाहते हो? अबीर ने ठंडी आवाज में कहा, अपना मुंह बंद रखो, बिच्छू। तुम। लिली का खून उबल गया और उसने जेरोम की ओर देखा। जेरोम प्रिय, उसने मुझे बिच्छू कहा, किसी को उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए भेज दो। जेरोम ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, बस तुम इंतजार करो, मैं किसी को तुम्हें मारने के लिए भेज दूंगा। अबीर ने उन शब्दों को सुनकर ठंडी मुस्कान दी, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, अगर तुम मुझे मारने में असफल रहे तो तुम दोनों को भविष्य में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। द अमेजिंग सोन इन लव अध्याय 85। जेरोम ने तुरंत अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और चिल्लाया, जैज, मैं आज सिल्वरविंग अस्पताल में हूँ। कुछ अपने सेवकों को लाओ, हमें एक छोटे से बच्चे को मारना है। अबीर ने दूसरी ओर किसी को फोन करने की परवाह नहीं की। सिल्वरविंग अस्पताल आओ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। डॉन एल्बर्ट ने तुरंत उसे फोन किया।
मिस्टर चौहान, ये बिच्छू का बच्चा कौन है? अबीर ने फिर से कहा। कम बातें करो, बस आओ। डॉन एल्बर्ट ने उत्तर दिया। चिंता मत करो मिस्टर चौहान, मैं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचूंगा। जब जेरोम ने देखा कि अबीर भी फोन पर बात कर रहा है, तो उसने तिरस्कार से कहा, हाँ, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई बैकअप है? क्या मजाक है? अबीर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और मुस्कुराया। जैसा मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी बिच्छू को जीवन भर के लिए अपंग बना दूंगा। सुमन, जो बिस्तर पर बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था, घबरा गया और कहा, अबीर, बस चले जाओ। तुम इस बिच्छू को परेशान कर रहे हो, बस मत जाओ। अबीर ने उसके पास जाकर उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। बस लेट जाओ। फिर भी घबराए हुए सुमन ने जोर दिया, तुम नहीं जानते कि वह कितना शक्तिशाली है। उसका परिवार विस्टारा हिल्स में बहुत प्रसिद्ध है। अबीर ने एक संतरे को छीलकर एक टुकड़ा सुमन के मुंह में डाल दिया। ऐसे कोई नहीं है जिसे मैं चुनौती देने से डरता हूं। लिली ने हंसते हुए कहा, सच में? अब? अबीर ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, मुझे बस ये पता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपंग होने वाला है। उसने रुककर कहा, ओह रुको, तुम्हारी किस्मत भी उसकी तरह होगी। लिली का चेहरा तुरंत काला हो गया। अच्छा, अगर तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो तो बस तुम इंतजार करो। अबीर ने फिर सुमन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुमने उसके पिता लुइस रीस को इसके बारे में बताया? हाँ, सुमन ने उत्तर दिया। मैंने उसे फोन किया। अबीर ने कहा, ठीक है, उसने क्या कहा? सुमन ने अपनी भौहें चिराते हुए कहा, उसने कहा कि यह उसके व्यवसाय का मामला नहीं है। उसने बस एक बहाना ढूंढा ताकि मैं उसे खोजने न जाऊं। अबीर ने आगे पूछा, तुमने रेस्तरां में खर्च किए गए 50,000 रुपये के बारे में क्या कहा? क्या तुमने उससे वापस मांगा? सुमन और भी अधिक निराश हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, उसने कहा कि मुझे इसे वापस पाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह मुझे वापस नहीं करेगा। उसने ऐसा कैसे किया? अबीर ने गुस्से में कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी इतनी बिच्छू है, क्योंकि वह खुद धरती का कचरा है। तुमने अभी क्या कहा, अबीर? लिली ने गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरे पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मौत तुम्हारे दरवाजे पर है अगर तुम उस मुंह को नहीं देखते। उसने तुरंत जेरोम के पास जाकर कहा, जेरोम प्रिय, उसने मेरे पिता के बारे में क्या कहा? उसके लिए उसे पीट दो। जेरोम केवल एक साधारण खिलाड़ी था। वह न तो लंबा था, न ही मजबूत। वह अबीर से कम आधा फुट छोटा था, और इसके अलावा अबीर ने घर के चारों ओर सब कुछ संभाला था, यहाँ तक कि एक स्वस्थ जीवनशैली भी जी। अगर जेरोम अबीर के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता तो ये स्पष्ट था कि कौन जीतेगा। इतना ही नहीं, अबीर के पिता ने भी उसे बचपन से विंग चुन सिखाया था। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी उसने अनाथालय में प्रशिक्षण का एक दिन भी नहीं छोड़ा। इसी कारण से अनाथालय में किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। इसलिए अगर वे लड़ाई में शामिल होते तो जेरोम को कोई मौका नहीं मिलता। अगर उसके पास उसके जैसे 5 लोग भी होते तो अबीर आसानी से लड़ाई जीत लेता। जेरोम ने अपनी स्थिति को समझ लिया। उसे पता था कि अगर वह अब उसके साथ लड़ा तो केवल हार ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने लिली का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दी। अबीर ने फिर विस्टारा हिल से सूडीप को टेक्स्ट किया, क्या ये जेरोम हंट है? उसकी शक्ति इस स्थान पर वैसी ही है जैसी हर कोई कहता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? अबीर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने पहले ही एल्बर्ट से इसे संभालने के लिए कहा है। हालांकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सूडीप ने जवाब दिया, कुछ भी युवा मास्टर। मुझे जेरोम के पिता को स्वास्थ्य केंद्र लाने की जरूरत है, और एक और बूढ़ा आदमी जो प्राचीन वस्तुओं को जानता है, उसका नाम है लुइस रिस। सूडीप ने फिर से जवाब दिया, हाँ युवा मास्टर, मैं उन्हें तुरंत आपके पास लाऊंगा। अबीर ने फिर से प्रतिक्रिया दी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस किसी और को ये करने दो। मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि हम एक दूसरे को जानते हैं। सूडीप का एक और संदेश उसके फोन पर आया, ठीक है फिर युवा मास्टर, क्या उन्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है? अबीर ने टेक्स्ट किया, पहले एक अच्छी पिटाई दो, फिर उन्हें बंदी बनाकर मेरे पास भेज दो। सूडीप ने तुरंत सहमति जताई, हाँ युवा मास्टर, मैं अभी आपके आदेशों को पूरा करने के लिए किसी को भेजूंगा। अपने फोन को अपनी जेब में डालते हुए अबीर ने जेरोम और लिली की ओर मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, पिता को बेटे की गलती का दोष लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारे दोनों पिताओं को यहाँ लाऊंगा, देखते हैं कि वे तुम्हारे व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं। जेरोम का चेहरा गंभीर था। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम कुछ सीमाएं न पार करो, पंत, वरना तुम्हें सच में एक डिच में मरा हुआ पाएंगे जब मेरे लोग आएंगे। अबीर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग जल्दी करो, मैं बहुत अधीर हूँ। जैसे ही जेरोम अबीर पर चिल्लाने वाला था, वार्ड का दरवाजा खुल गया और एक मांसल चेहरा वाला आदमी अपने साथ 8 अनुयायियों के साथ अंदर आया।
जास्पी को देखकर जरोम ने तुरंत अबीर की ओर इशारा किया। जैज, ये वही छोटा ब्रैट है, इसे सबक सिखाओ, जास्पी ने अपनी भौहें चिराते हुए ठंडी आवाज में कहा। तो तुम वही हो जिसने मेरे भाई को परेशान किया, अबीर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो क्या तुम मुझे पीटने जा रहे हो जैसे उसने तुम्हें कहा? जास्पी ने उसे घूरते हुए देखा। ये एक अजीब चेहरा था। उसने पहले कभी अबीर को नहीं देखा था, न ही उसके बारे में कुछ जानता था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अबीर उससे क्यों नहीं डर रहा। कुछ समय बाद उसने सावधानी से पूछा, हे पंक, तुम कहाँ से हो? अबीर ने बेपरवाह होकर जवाब दिया, मैं घर से हूँ। जरोम ने फिर जोड़ा, जैज, ये ब्रैट एक बॉय टॉय है, यह महिलाओं पर निर्भर रहता है। अंत में जरोम ने जास्पी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जैज, ये ब्रैट का कोई इतिहास नहीं है, तुम इसे जितना चाहो पीट सकते हो। जो भी हो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। एक बॉय टॉय, जास्पी ने व्यंग्यात्मक हंसी में कहा। बिल्कुल, चलो देखते हैं कि जब मैं इसके पेन एस्टरिस्क एस को तोड़ दूंगा तो ये महिलाओं पर निर्भर रह पाएगा या नहीं। अबीर से कोई जवाब मिलने का इंतजार किए बिना जास्पी ने अपने अनुयायियों की ओर इशारा किया। चलो इस पंख को मार डालते हैं, द एस्टरिस्क एमिनेट। जरोम ने अबीर को ठंडी मुस्कान दी। हे वेड, कोई अंतिम शब्द? अबीर ने उसे नजरअंदाज किया, बस जास्पी को घूरते हुए अंततः उसने ठंडी आवाज में कहा, घुटने टेक दो और मैं तुम्हारी माफी पर विचार करूंगा। जास्पी चौंका। तुमने क्या कहा? इसे दोहराओ और मैं तुम्हें एक तेज मौत की गारंटी दूंगा। उस क्षण दरवाजे के बाहर से एक जोरदार चीख आई। जैज, मिस्टर चौहान ने तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहा, क्या तुम बेतुके हो? जास्पी चौंक गया। डॉन एल्बर्ट आ चुका था। जैसे ही आवाज कमरे में गूंजने लगी, डॉन एल्बर्ट, बिल और एक बड़े समूह के पुरुषों के साथ कमरे में प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने बिल को आदेश दिया, दरवाजे बंद करो, इस क्षेत्र में किसी और को मत आने दो। बिल ने सिर हिलाया, समझ गया, डॉन एल्बर्ट। जास्पी ने डॉन एल्बर्ट की ओर देखा, अभी भी सदमे में। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ये डॉन एल्बर्ट रोड्स था, विस्टारा हिल का भूमिगत ओवरलॉर्ड। जास्पी इस क्षेत्र के साधारण नेताओं में से एक था। डॉन एल्बर्ट इस क्षेत्र का ओवरलॉर्ड था। शहर में हर कोई जानता था कि डॉन एल्बर्ट की शक्ति अपार थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे डॉन एल्बर्ट से मिलना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि उसे जरोम के लिए ऐसे छोटे मामलों को संभालने के लिए कहा गया था। जरोम को नहीं पता था कि डॉन एल्बर्ट कौन है, लेकिन जास्पी के सदमे को देखकर उसने अपनी भौहें चिढ़ाईं। जैज, क्या हो रहा है? ये बूढ़ा आदमी कौन है? जैसे ही उसने ये शब्द सुने, जास्पी इतनी डर से कांपने लगा कि उसने जरोम को बालों से पकड़ लिया और उसका चेहरा जमीन पर पटक दिया, जिससे जरोम की नाक टूट गई। जैसे ही जरोम की नाक से खून बहने लगा, जास्पी ने अपने दांतों को भींचते हुए चिल्लाया, अगर तुम्हें मौत की ख्वाहिश है, क्वेस्ट, तो मुझे इसमें मत घसीटो। ये डॉन एल्बर्ट है क्या? जरोम अपने भीतर से चौंक गया। डॉन एल्बर्ट, विस्टारा हिल का भूमिगत ओवरलॉर्ड, वह यहाँ क्यों है? डॉन एल्बर्ट उनके पास गंभीर चेहरे के साथ आया और फिर जास्पी को उसके प्राइवेट पार्ट में लात मारी। भयंकर दर्द जास्पी के शरीर में दौड़ गया, जिससे वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। डॉन एल्बर्ट ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम बस इसे मांग रहे हो, है ना? तुमने मिस्टर चौहान को क्यों परेशान किया? फिर उसने अबीर की ओर मुड़कर पूर्ण सम्मान के साथ झुकते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैं लेट हो गया, मिस्टर चौहान। कृपया मुझे सजा दें। डॉन एल्बर्ट के अबीर के प्रति विनम्रता को देखकर सभी के मुंह खुले रह गए। जरोम को अंततः एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी हस्ती को परेशान किया है और उसका शरीर कांपने लगा। अबीर ने जास्पी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? डॉन एल्बर्ट ने जवाब दिया, हाँ, वह इस क्षेत्र के छोटे नेताओं में से एक है, लेकिन उसने मिस्टर चौहान को परेशान करने की हिम्मत की। बस बताओ कि तुम उसे किस तरह से सजा देना चाहते हो, मिस्टर चौहान। हम जो भी कहोगे, करेंगे। अबीर ने जवाब दिया, मैं कहता हूं कि हमें उसकी घुटनों की हड्डियां तोड़ देनी चाहिए ताकि उसे अब से व्हीलचेयर की जरूरत पड़े। जास्पी की आत्मा तुरंत उसके शरीर से निकल गई। वह एक ऐसा आदमी था जो अपने जीवन को लड़ाई करके कमाता था। जास्पी ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने घुटनों के बल अबीर की ओर रेंगने लगा। उसने रोते हुए कहा, मिस्टर चौहान, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं कभी भी तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश नहीं करूंगा। अबीर ने उसे ठंडी नज़र से देखा। मैंने तुम्हें एक दूसरा मौका दिया। तुम ही थे जिसने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जास्पी को तब याद आया कि अबीर ने उसे पहले क्या कहा था, घुटने टेक दो और मैं तुम्हारी माफी पर विचार करूंगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण धमकी थी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि मौत की ख्वाहिश रखने वाला कोई और नहीं था, बल्कि जास्पी खुद था।
अपनी जान के डर से ज़ास्पी ने अबीर के पैरों पर मिट्टी चाटी और रोते हुए कहा, मिस्टर चौहान, कृपया मुझे बस एक और मौका दें, कृपया मुझे छोड़ दो। अबीर ने उसकी विनती को नज़रअंदाज किया और डॉन एल्बर्ट की ओर मुड़कर कहा, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमारे पास पूरे दिन नहीं है ना? डॉन एल्बर्ट ने तना हुआ होकर तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, तुम लोग उसकी घुटनों की हड्डियां अभी तोड़ दो। बिना किसी चेतावनी के उसके कुछ लोग ज़ास्पी की ओर दौड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद बिल ने एक धातु की छड़ी निकाली और ज़ास्पी की ओर बढ़ा। हालांकि ज़ास्पी ने अपनी जान के लिए भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन बिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के धातु की छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे तेजी से नीचे की ओर मोड़ दिया। क्रैक! ज़ास्पी की दाहिनी घुटने की हड्डी तुरंत चूर चूर हो गई। ऐसा एक बिखरा हुआ फ्रैक्चर ठीक होने के लिए लगभग असंभव था। ज़ास्पी ने दर्द में चिल्लाया, लेकिन अबीर ने यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं लिया। हमने केवल एक पैर तोड़ा है, वह दूसरे के सहारे लंगड़ाने में सक्षम होगा। बिल ने सिर हिलाया और एक बार फिर धातु की छड़ी उठाई, और कुछ ही समय में ज़ास्पी के बाएं घुटने से एक और तेज क्रैक की आवाज आई। ज़ास्पी फर्श पर लौटने लगा, मदद के लिए चिल्लाते हुए। उसका शरीर सदमे में जाने वाला था। डॉन एल्बर्ट ने एक आदेश दिया, बिल, उसके मुंह में कुछ डाल दो। उसकी तेज चिल्लाहट मिस्टर चौहान को परेशान कर रही है। जी, डॉन एल्बर्ट, बिल ने कहा और ज़ास्पी के मुंह में कुछ गॉस पैड डाल दिए, जबकि वह पहले से ही जमीन पर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया था। जरोम का चेहरा सफ़ेद हो गया था, वह जमीन पर घुटने टेककर मिट्टी चाटने लगा। अबीर, नहीं, मेरा मतलब है, मिस्टर चौहान। लिली भी डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही जरोम ने अपनी जान की भीख मांगना शुरू किया, वह तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। लेकिन अबीर ने बस मजाक उड़ाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि भीख मांगने से तुम्हें कोई फ़ायदा होगा? तुम लोग कितने प्यारे हो। दोनों पूरी तरह से डर गए थे। अचानक कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ दो मध्यवर्गीय पुरुष थे जो बंधे हुए थे। दोनों मध्यवर्गीय पुरुष ऐसे लग रहे थे जैसे वे नरक के एक कदम दूर हों। जैसे ही काले कपड़े पहने लोगों ने उन्हें फर्श पर फेंका, उन्होंने अबीर की ओर झुकते हुए कहा, मिस्टर चौहान, हमने वह लाया है जो आपने मांगा था। जरोम और लिली इस दृश्य को देखकर लगभग बेहोश हो गए। दोनों मध्यवर्गीय पुरुष और कोई नहीं बल्कि उनके पिता डिलन सर्च और लॉसन लुइस थे। अबीर ने एक बाल्टी ठंडा पानी लिया और उनके सिर पर डाल दिया। जब उन्होंने अपनी होश खोई हुई स्थिति में वापस आए, तो अबीर ने लॉसन से पूछा, मिस्टर लुइस, क्या आप जानते थे कि आपकी बेटी एक WH*3 है और वह अपने मंगेतर के साथ धोखा दे रही थी? लॉसन डर गया। थोड़ी देर पहले ही उसे पीटा गया था, उसे पता था कि उसकी बेटी मुसीबत में है। अपनी रक्षा के लिए उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। अबीर ने कहा, तुम्हें नहीं पता था, तो क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है एक पिता के रूप में? बिल, उसकी बाईं घुटने की हड्डी तोड़ दो, जैसे तुमने उस बेटे के साथ किया था। समझ गया, बिल ने तुरंत अपने लोगों की ओर मुड़कर कहा। उसे पकड़ लो। लॉसन डर के मारे चिल्लाया, नहीं, कोई मेरी मदद करो। लिली ने उसके लिए चिल्लाया, पापा। हालांकि बिना किसी देरी के बिल ने लॉसन की घुटने की हड्डी तोड़ दी जैसे ही उसे पकड़ लिया गया। लॉसन ने जल्दी से मरने की इच्छा की। इसके बजाय उसकी घुटने की हड्डी चूर चूर हो गई। इससे ठीक होना उसके लिए मुश्किल था। अबीर ने फिर से अपना सवाल दोहराया, मुझे फिर से पूछता हूँ, क्या आप जानते थे कि आपकी बेटी एक WH*3 है और वह अपने मंगेतर के साथ धोखा दे रही थी? लॉसन बेताब होकर रोने लगा। मुझे पता था, मुझे पता था। यह मेरी गलती है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे अब से सजा दूंगा। अबीर ने कहा, तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी ने मुसीबत खड़ी की है और फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। फिर उसने बिल को आदेश दिया, बिल, उसके दूसरे पैर को भी क्रिपल कर दो। लॉसन ने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। वह सदमे में गिर गया, लेकिन प्रभाव से दर्द ने उसे एक पल में जगा दिया। लॉसन ने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी यातना नहीं झेली थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसने गंभीरता से चिल्लाया, मिस्टर चौहान, ये सब मेरी गलती है। मैं कभी भी उसकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करने दूंगा। अबीर ने कहा, तो क्या तुम दूसरों की गलतियों के लिए दोषारोपण करने में अच्छे नहीं हो? बस यही वाक्य लॉसन लुइस की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी था। अबीर ने फिर पूछा, लॉसन लुइस, उस 50,000 रुपये के बारे में जो मेरी बहन ने तुम्हारे रेस्तरां में खर्च किए, तुमने उसे वापस क्यों नहीं किया? तुमने क्यों कहा कि यह एक उपहार था? लॉसन का चेहरा रंगहीन हो गया और उसने समझाने की कोशिश की। मैं गलत था, मैंने ऐसा करने के लिए गलत किया। मैं लालची था और मैं अमोरल था, मुझे खेद है। लॉसन ने भीख मांगी, सुमन, मैं लालच में अंधा हो गया था।
चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये वापस कर दूंगा, कृपया मिस्टर चौहान से कह दो कि मुझे जाने दो। अबीर ने सुमन की ओर देखा। क्या तुम उसकी मदद करोगे? सुमन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं यहाँ किसी की मदद नहीं करूंगा। ठीक है, अबीर ने खुशी से सिर हिलाया। यही मेरी बात है। अबीर ने फिर लॉसन की ओर देखा, जो निराशा में डूबा हुआ था। तुम न केवल एक भयानक पिता हो, तुमने मेरी बहन की जीवन की बचत को भी चुराने की कोशिश की। तुम और एक नीच चोर में क्या अंतर है? लॉसन ने रोते हुए कहा, मिस्टर चौहान, मैं एक बुरा आदमी हूँ। बॉस चौहान, कृपया मुझे जाने दो। अबीर ने ठंडी हंसी में कहा, तुम्हें जाने दूं? हाँ, तुम्हारे सपनों में, तुम घिनौने आदमी। फिर उसने बिल की ओर मुड़कर कहा, उसकी दाहिनी बांह को क्रिपल कर दो। देखो, इसके बाद वह दूसरों से चोरी कर सकता है या नहीं। लॉसन ने निराशा में चिल्लाया, नहीं मिस्टर चौहान, कृपया नहीं। बिल ने एक ही झटके में लॉसन की बांह तोड़ दी। आह, मेरी बांह, मेरी बांह, लॉसन ने चिल्लाया। अबीर ने बिल की ओर देखा। उसे बंद करो और एक तरफ फेंक दो। जी सर, बिल ने कहा और लॉसन के मुंह में एक गॉस का टुकड़ा डालकर उसे जैस्पी की ओर फेंक दिया। लिली पागल होने के कगार पर थी, और जरोम भी। अबीर ने जरोम की ओर मुड़कर गुस्से से कहा, तुमने किससे कहा था कि किसी और की औरत के साथ छेड़छाड़ करो? अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी बेटी मेरे भाई की मंगेतर के साथ छेड़छाड़ कर रही थी? डिलन अपनी जान के डर से कांप रहा था, पूरी तरह से इस सवाल का जवाब देने के लिए क्लूलेस था। लॉसन पहले से ही ये दिखाने का एक उदाहरण था कि उसकी किस्मत क्या होगी। अगर उसने कहा कि वह जानता था, तो उसकी दाहिनी टांग टूट जाएगी। अगर उसने कहा कि वह नहीं जानता था, तो उसकी बाईं टांग क्रिपल हो जाएगी। कुछ समय बाद अबीर ने बिल की ओर मुड़कर कहा, बिल, उसकी दोनों टांगों को तोड़ दो। जी मिस्टर चौहान, बिल ने कहा। डिलन, जो अब घबराया हुआ था, अबीर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें केवल अपने बेटे को दोष देना है। दो भयानक चीखों के बाद डिलन सर्च अब क्रिपल हो चुका था। अपने पिता को पीटते हुए देखकर जरोम को ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका है। कुछ ही मिनटों में वह एक तरल में बैठा था जिसका एक मजबूत और अप्रिय गंध था। वह सच में अपने पैंट गीले कर चुका था। अबीर ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम अपनी ही चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते। ये सब कुछ का मुख्य कारण है जो अब तक हुआ है। मैं कहूंगा कि तुम्हें इसकी अब और जरूरत नहीं है। फिर उसने आदेश दिया, चूंकि ऐसा है, उस चीज को तोड़ दो जो उसे एक आदमी बनाती है। बिल ने थोड़ी देर सोचा। एक आदमी होने के नाते ऐसे आदेश पर वह खुद को रोक नहीं सका। डॉन एल्बर्ट ने फिर कहा, तुम बस वहां खड़े क्यों हो? जो मिस्टर चौहान कहता है वह करो। बिल ने वास्तविकता में वापस आकर अपने लोगों को आदेश दिया, इस बास्टर्ड की टांगे फैला दो। जरोम ने डर के मारे अबीर से कहा, मिस्टर चौहान, बॉस चौहान, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम मुझे क्रिपल कर सकते हो, लेकिन कृपया मेरी। अबीर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है? तुम्हें ये चुनने दिया जाए कि तुम अपनी अंगों को खोना चाहते हो या अपनी उस चीज को? गलत, तुम इन दोनों भाग्य से बच नहीं सकते। जो कुछ भी आगे आया वह बिल का एक कठोर कदम था। ... और जरोम अब एक नपुंसक था। यह उसकी पीड़ा का अंत नहीं था। बिल ने अबीर के आदेश का पालन करते हुए उसकी सभी अंगों को भी क्रिपल कर दिया। किसी और की मंगेतर के साथ संबंध बनाना और बाद में उसे पीटना। जरोम, जो कभी एक घमंडी व्यक्ति था, अब एक पूरी तरह से बेकार इंसान बन चुका था। कोई भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा, वह इसके लायक था। अब केवल लिली लुइस को अकेले संभालना बाकी था। पागलपन के कगार पर लिली बिस्तर की ओर बढ़ी और सुमन का हाथ पकड़ लिया। रोते हुए उसने कहा, पति, मुझे बहुत खेद है। मुझे तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती थी। बस हंट ने मेरा जबरदस्ती किया। उसने मुझसे तस्वीरें भी लीं और मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने मुझे मजबूर किया। जरोम ने गुस्से में चिल्लाया, लिली लुइस, तुम मुझ पर यह आरोप कैसे लगा सकती हो? तुम खुद मेरे पास अपने पिता के साथ आई थी। तुमने मेरी संपत्ति के लिए मुझसे संपर्क किया और अपनी मर्जी से मेरे साथ सोई। नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करता। जरोम ने फिर अबीर की ओर देखा। मिस्टर चौहान, कृपया इसकी एक भी बात पर विश्वास मत करो। मेरे पास रसीदें हैं। वह खुद मुझसे वेचेट पर जुड़ी थी और उसने मुझसे कहा था कि ये पहली नज़र का प्यार है। उसने मुझे कई तस्वीरें और व्यक्तिगत तस्वीरें भेजी थीं ताकि मुझे ललचाए। वे सभी तस्वीरें अभी भी मेरे फ़ोन की गैलरी में हैं, तुम देख सकते हो। लिली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हंट, तुम बास्टर्ड, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम उन्हें तुरंत हटा दोगे? जरोम ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, तुम दुष्ट।
शुक्र है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उन्हें अपने फ़ोन में सुरक्षित रखा, नहीं तो मैं तुम्हारी वजह से मारा जाता। लिली ने फिर समझाने की कोशिश की। पति, मैं इसके लिए मूर्ख थी। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? हमने एक साथ जो साल बिताए, क्या तुम मुझे बस एक बार और नहीं छोड़ सकते? अबीर ने सुमन से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुमन ने लिली की ओर देखा और उसे अलग कर दिया। मैं इस औरत को नहीं जानता। इन शब्दों को सुनकर लिली लुइस रोने लगी। अबीर ने आदेश दिया, तो फिर क्यों न हम उसकी दोनों टांगों को तोड़ दें और उसके चेहरे पर एक निशान छोड़ दें। देखते हैं कि क्या वह अब से किसी और पुरुष को आकर्षित कर सकेगी। अबीर जैसे दुष्ट महिलाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, न ही 1 इंच। अबीर के आदेश के बाद बिल ने फिर लिली को अपन कर दिया और उसके चेहरे पर निशान बना दिया, यहाँ तक कि उसके बालों को सर्जिकल कैंची से काट दिया। अंततः पांचों ने उस बड़ी कीमत का भुगतान किया जो अबीर ने उन्हें वादा किया था। अबीर के बाद उसके लोगों ने उन 5 लोगों को बाहर ले जाने का काम किया और जाने से पहले उसने कहा, मैं इस बीच आपकी जानें बचा दूंगा। अगर इनमें से कोई भी बात किसी और को लीक हुई तो मैं आप सभी को मार दूंगा, समझे? उन पांचों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। सक्रिय रूप से बाहर निकलने की यह एकदम भाग्य की बात थी, और वे अबीर का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जब उन्हें समझ में आ गया कि अब वे अबीर का विरोध नहीं कर सकते, तो अबीर ने संतोष के साथ लॉसन लुइस की ओर देखा। मेरे भाई को नियंत्रित करने की कोशिश करने की एक अच्छी कीमत है। मैं चाहता हूं कि आप और आपकी बेटी कल तक रेस्तरां से बाहर निकलें और इसे मेरे भाई के नाम पर ट्रांसफर कर दें, समझे? लॉसन ने लगातार सिर हिलाया। समझ गया, मैं कल तक रेस्तरां से बाहर निकल जाऊंगा। अबीर फिर डायलन क्वेस्ट की ओर मुड़ा। आपके बेटे ने मेरे भाई के मंगेतर से बात की और उसे इस बुरी तरह से पीटा। आपको उसके लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा तैयार करना होगा और आप कोशिश मत करना कि कोई कोना काटे, समझे? डायलन ने तुरंत सहमति दी। मिस्टर चौहान, मैं कल तक पैसे आपके भाई के पास ट्रांसफर कर दूंगा। संतुष्ट होकर अबीर ने डॉन एल्बर्ट के अधीनस्थों की ओर देखा। ठीक है, अब आप इन कचरे को बाहर ले जा सकते हैं। इस प्रकार उन सभी पुरुषों ने उन 5 लोगों को कमरे से बाहर ले जाया। जब वे बाहर फेंके जा रहे थे, अबीर ने बिल की ओर देखा। बिल, आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। बिल के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था, मिस्टर चौहान। अबीर फिर धीरे से बोला, मैं आपके खाते में 20 लाख रुपये ट्रांसफर कर दूंगा, इसे एक इनाम के रूप में लें। बिल खुशी से चौंक गया और उसने झुककर कहा, धन्यवाद, मिस्टर चौहान। हालांकि वह डॉन एल्बर्ट के साथ काफी समय से था, डॉन एल्बर्ट अबीर जितना उदार नहीं था। वह कभी भी बिल को इतनी बड़ी राशि नहीं देता। इस बीच अबीर ने इसाक को टेक्स्ट किया और उसे पैसे बिल को ट्रांसफर करने के लिए कहा। हालांकि उसके डेबिट कार्ड में पैसे थे, लेकिन इस मामले में उसका उपयोग करना उसके लिए असुविधाजनक था। बस 1 मिनट में पैसे बिल के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। खुशी से भरा बिल ने अबीर के सामने बार बार झुककर धन्यवाद कहा। अबीर फिर डॉन एल्बर्ट की ओर मुड़ा। एल्बर्ट, मुझे लगता है कि आपको पैसे में कोई रुचि नहीं है ना? डॉन एल्बर्ट ने जवाब दिया, मिस्टर चौहान, आपकी मांगों का ध्यान रखना मेरा सम्मान है। अबीर ने निराशा से जवाब दिया, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। जब मौका आएगा तो मैं आपको बढ़ावा देने का ध्यान रखूंगा। इन शब्दों को सुनकर डॉन एल्बर्ट तुरंत जमीन पर घुटने टेककर अबीर के सामने झुक गया। डॉन एल्बर्ट के लिए पैसे उसका अंतिम लक्ष्य नहीं थे। वह और अधिक शक्ति चाहता था। उसके जैसे लोगों को पदोन्नति के मौके नहीं मिलते। वह सुदीप के साथ सहयोग करने की इच्छा रखता था, लेकिन सुदीप ने उसे तुच्छ समझा। वह बस एक साधारण पृष्ठभूमि का आदमी था। सुदीप के लिए वह निम्न श्रेणी का था। हालांकि अब अबीर की मदद से सुदीप उसे काफी बढ़ावा दे सकता था। उसका भविष्य उज्ज्वल था, वह सफलता के एक कदम और करीब था। सभी को इनाम देने के बाद अबीर ने सुमन की ओर देखा। तो क्या आप इस परिणाम से खुश हैं? सुमन अभी भी गहरे सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अबीर एक रात में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि अंडरग्राउंड ओवरलॉर्ड भी उसके पैरों के सामने झुक रहा था। वह एक क्षण के लिए चौंका, लेकिन फिर वास्तविकता में लौट आया। हाँ, मैं खुश हूं। अबीर ने आगे कहा, मैंने उन लोगों को संभाल लिया है और आपके लिए रेस्तरां वापस ले लिया है। और नुकसान के लिए मैंने आपके लिए 20 लाख रुपये की मांग की है। और अब आपको अपने 2 पैरों पर चलना चाहिए। सुमन ने कहा, अबीर, मैं इस एहसान को किसी भी तरह चुकाने का वादा करता हूँ। मैं जो भी कहेंगे खुशी खुशी करूँगा। अबीर ने सिर हिलाया, बस थोड़ा आराम कर लो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम रेस्तरां चला सकती हो। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूँगा। सुमन ने जोर से कहा, जब भी आपको मेरी जरूरत हो। अबीर ने फिर कहा, ओह, वैसे आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना।
मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि मैं कौन हूँ, समझी? सुमन ने सिर हिलाया। समझ गया, चिंता मत करो, मैं इस राज को कब्र में ले जाऊंगा। अबीर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए 2 देखभाल करने वाले रखूंगा, बस आराम करो। मैं चलता हूँ। घर पहुंचने पर अबीर ने आरोही को ये नहीं बताने का फैसला किया कि क्या हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह ज्यादा जाने। उसके लिए ये सुरक्षित था कि वह उसकी पहचान के बारे में कुछ न जाने। अगले दिन जब वह किराने का सामान खरीद रहा था, अबीर को एक फ़ोन आया। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसे पता चला कि यह विंटेज डीलक्स के मालिक की बेटी जैस्मिन मूर का फ़ोन था। भ्रमित होकर अबीर यह सोचने लगा कि जैस्मिन उससे क्या चाहती थी। फ़ोन पर जैस्मिन ने कहा, मिस्टर अबीर, मुझे इस तरह से आपको परेशान करने के लिए खेद है। अबीर ने पूछा, क्या यूचुन फूलदान के साथ कोई समस्या है जिसे मैंने ठीक किया था? जैस्मिन ने जवाब दिया, ओह नहीं, वह नहीं। मैं मिस्टर अबीर को अन्य मुद्दों के लिए फ़ोन कर रही हूँ। अबीर ने पूछा, क्या है? जैस्मिन ने फिर अपनी मंशा बताई। ठीक है, हाल ही में कुछ ऐसा है जो मेरी नज़र में आया है, लेकिन मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मिस्टर अबीर इस बारे में जानते हैं। क्या मिस्टर अबीर मेरी मदद करेंगे इन प्राचीन वस्तुओं की पहचान करने में? अबीर प्राचीन वस्तुओं में विशेष रूप से रुचि नहीं रखते थे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ विशेष प्राचीन वस्तुओं की कमी थी, इसलिए उन्होंने और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, इस बार किस प्रकार की प्राचीन वस्तु ने आपकी नज़र खींची है? जैस्मिन ने जवाब दिया, ये एक जैद है। विक्रेताओं के अनुसार इसे पहनने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है और सफलता भी आपके पास आती है। अचानक ऐसा लगा जैसे अबीर के दिमाग में एक बल्ब जल गया हो। ऐसी पौराणिक वस्तुओं का उल्लेख किया गया था। इन पौराणिक वस्तुओं के पास उनके मालिक के लिए सर्वोत्तम लाभ होते थे। अबीर जानना चाहता था कि क्या वह ऐसी कोई खजाना खोज पाएगा, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैस्मिन ने जवाब दिया। धन्यवाद मिस्टर अबीर, मैं आपको कल सुबह 1 बजे ठीक समय पर उठाने आऊंगी। बिल्कुल। अबीर ने फ़ोन रख दिया और अपने विचारों में खो गया। धनी लोग जैसे कि वह ऐसे पौराणिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए बेहद आकर्षित होते हैं, जो कहा जाता है कि वे आपको सफलता लाने और आत्मा को शांति देने की क्षमता रखती हैं। अबीर ने इस संग्रहण की दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय लिया ताकि वह जो खोज रहा था उसे पा सके। अगली सुबह जैस्मिन अबीर के दरवाजे पर ठीक समय पर पहुंच गई। जैसे ही अबीर कार में बैठा, जैस्मिन ने उसे जानकारी देना शुरू किया। मिस्टर अबीर, इस जैद को खरीदने के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धा होगी। मैंने सुना है कि विस्टारा हिल से कई लोग इसके लिए बोली लगाने जा रहे हैं। अबीर ने सिर हिलाया। हमारे पास कितने प्रतिद्वंद्वी हैं, यह इस वस्तु पर निर्भर करता है। अगर यह वास्तव में कीमत के लायक है, तो मुझे यकीन है कि मिस मोर इसे हासिल कर लेंगी। जैस्मिन मुस्कुराए। धन्यवाद मिस्टर अबीर, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किस प्रकार के लोगों का सामना कर रहे हैं। विस्टारा हिल में कई शक्तिशाली व्यक्ति साधारण रूप में छिपे हो सकते हैं। आश्चर्य जताते हुए अबीर ने पूछा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मोर परिवार विस्टारा हिल का सबसे शक्तिशाली परिवार नहीं है? जैस्मिन फिर से मुस्कुराए। ये वही है जो सभी कहते हैं। चलो देखते हैं। उदाहरण के लिए, इमरान ग्रुप का नया अध्यक्ष अकेले मोर परिवार को दबा सकता है, इसलिए हमें किसी की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जैस्मिन ने फिर साइड किया। ठीक है, सच कहूं तो मैं वास्तव में इस शक्तिशाली व्यक्ति को जानना चाहती हूँ। वह बहुत रहस्यमय है, किसी तरह कोई भी उसकी असली पहचान को उजागर नहीं कर सका। जैस्मिन ने केवल सच कहा। वह वास्तव में मानती थी कि इमरान ग्रुप का नया अध्यक्ष एक रहस्यमय व्यक्ति है। वह एक समूह को हासिल करने में सक्षम था जो 100 अरब से अधिक का था, बस इसलिए कि वह चाहता था। इसके अलावा उसने इस प्रक्रिया में अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया। ऐसा लगता था कि उसकी कुल संपत्ति इमरान ग्रुप से कहीं अधिक थी। इसके विपरीत मोर परिवार काफी तुच्छ लग रहा था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि इमरान ग्रुप का अध्यक्ष वर्तमान में उसकी यात्री सीट पर बैठा था। अबीर, दूसरी ओर, एक ऐसा व्यक्ति था जो चीजों को जितना संभव हो सके छिपाकर रखना पसंद करता था। वह जैस्मिन को निराशाजनक तरीके से जवाब देता। उसने कभी भी अपनी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कुछ ही मिनटों में वे नदी के पास एक छोटे बाग में पहुंच गए। बाग भव्य और शांत था। बाहर से ये थोड़ा पुराना और खुरदुरा लग रहा था, लेकिन अंदर से ये बेहद भव्य था। गाड़ी पार्क करने के बाद एक बटलर ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले गया। बाग के पार चलते हुए वे एक लॉबी में पहुंचे जो पारंपरिक चीनी फर्नीचर से सजी हुई थी। एक लाल गोल मेज केंद्र में रखी थी, जिसके चारों ओर कई कुर्सियां थीं। जब वे लॉबी में प्रवेश करते हैं तो एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जैस्मिन का स्वागत किया। आप आ गईं, मिस मोर।
जैस्मिन के चेहरे पर थोड़ी असहजता झलक गई, लेकिन उसने उस आदमी को सिर हिलाकर जवाब दिया। अंकल पैचवर्क, आप भी यहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ने कहा था कि आप आएंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और आपकी खैर खबर लेने आया। जैस्मिन ने सिर हिलाया और अबीर की ओर देखा। अंकल पैचवर्क मोर परिवार के मूल्यांकन करता है। मुझे लगता है कि मेरे परिवार में से किसी ने उन्हें यहाँ भेजा है ताकि कुछ गलत होने पर वे मदद कर सकें। अबीर ने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझते हुए कि वह बहुत युवा और अनुभवहीन था। उनके लिए ये समझ में आता था कि वे एहतियात बरतें। पैचवर्क ने अबीर को घूरा। क्या ये वही मूल्यांकन करता है जिसे आपने काम पर रखा है? क्या वह मूल्यांकनकर्ता होने के लिए थोड़ा बहुत युवा नहीं है? पैचवर्क के बगल में खड़ा एक मध्यवर्गीय आदमी बड़बड़ाया, क्या आपने एक छोटे बच्चे को मूल्यांकन करने के लिए काम पर रखा है? क्या आपके पास मोर परिवार में पर्याप्त सम्मान नहीं है? क्या आपको मुझे कुछ मूल्यांकनकर्ताओं से मिलवाना चाहिए? हा हा हा। जैस्मिन का चेहरा ठंडा हो गया। ट्रेविस लेन, ये विस्टारा है, लैनकेस्टर नहीं। यहाँ अपनी जुबान मत चलाओ। ट्रेविस ने कंधे उचका दिए। मोर परिवार का मूड काफी अच्छा है। अब एक मध्यवर्गीय आदमी जो गोल मेज पर बैठा था ने अपनी भौहें चिढ़ाई। हम यहाँ व्यापार के लिए हैं, लड़ाई शुरू करने के लिए नहीं, चलो सब आराम करें। तुम भी छोटे भाई बैठो। जैस्मिन ने गुस्से में बैठकर गोल मेज पर जगह ली। जैसे ही अबीर भी बैठा, जैस्मिन ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, वह ट्रेविस लेन है, लैनकेस्टर का सबसे अमीर आदमी। उसके बगल में जो आदमी है वह मैथ्यू गिब्सन है, एक शक्तिशाली ज्योतिषी। जो अभी बोला वह ग्रेहम क्विंटन है, विस्टारा में क्विंटन परिवार का प्रमुख। उनका परिवार। अबीर ने फिर देखा कि एक बूढ़ा आदमी हरे पारंपरिक चीनी कपड़ों में ट्रेविस के बगल में बैठा था। बूढ़े आदमी के बाल सफेद थे और वह एक अद्भुत आभा लिए हुए था। उसकी आंखें बंद थीं, और जब अबीर और जैस्मिन आए तो ऐसा लगा कि उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक जैस्मिन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और बोलना बंद कर दिया। अबीर अभी भी ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह आगे क्या कहने वाली थी, लेकिन उसने उसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जब सभी अंततः बैठ गए तो एक मोटा आदमी शानदार कपड़ों में हंसते हुए बोला, आप सभी अमीर परिवारों से हैं, मुझे यकीन है कि 1 अरब तो बस जेब खर्च है, तो चलो अब इसे ज्यादा समय तक न रखें। ट्रेविस ने मजाक में कहा, अगर यह सच में वैसा है जैसा आपने कहा कि यह ज्योतिष को नियंत्रित कर सकता है और हमारी आत्मा को शांति दे सकता है, तो 1 अरब वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। मोटा आदमी ट्रेविस की ओर देखकर एक साधारण लकड़ी का डिब्बा गोल मेज पर रखता है। डिब्बे के अंदर एक लाल जैद था, जो स्पष्ट रूप से एक पुराना खजाना था। जैसे ही डिब्बा खोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे लॉबी में गर्म ऊर्जा का एक संकेत भर गया हो। सभी की आंखें चमक उठीं। जैस्मिन ने पैचवर्क की ओर देखा। अंकल पैचवर्क, आपको क्या लगता है? पैचवर्क ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह असली है। ये जो साम्राज्य का खून जैद लगता है। ऐसा लगता है कि इसे एक बहुत शक्तिशाली साधु द्वारा आशीर्वादित किया गया है। जैस्मिन ने जवाब दिया और फिर अबीर की ओर मुड़ी। आपका क्या ख्याल है, मिस्टर अबीर? अबीर ने डिस्गस्ट के साथ मुंह बनाया। यह नकली है। पैचवर्क ने उसे घूरा। तुम बस एक बच्चे हो, तुम्हें इस तरह से इतनी बड़ी भीड़ के सामने बोलने का अधिकार किसने दिया? ट्रेविस, जो पैचवर्क के बगल में बैठा था, ने अपनी आंखें खोली और जैद के टुकड़े को घूरा। क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? मोटा आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मिस्टर गिब्सन, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या आपको मूल्यांकन के नियम नहीं पता? जैद को कभी नहीं छुआ जाना चाहिए, खासकर ये जो राजवंश का खून जैद। अगर यह टूट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे, मेरी लापरवाही के लिए माफ करें। उसने फिर जैद के करीब झुककर उसे ध्यान से देखा। मैं यह नहीं कह सकता कि यह जैद जो राजवंश का है, लेकिन मैं आपको ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह ज्योतिष को नियंत्रित करने और आत्मा को शांति देने की रिपोर्ट सही है। इस वाक्य को सुनकर सभी उत्साहित हो गए। उनके लिए इस जैद का इतिहास महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि ये क्या कर सकता है। पैचवर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गिब्सन की नज़र काफ़ी तेज है, उन लोगों के विपरीत जो अनभिज्ञ हैं और बस धोखेबाज हैं। जब जैस्मिन ने यह सुना तो वह अबीर में थोड़ी निराशा महसूस करने लगी। वह वास्तव में इस काम के लिए बहुत युवा लग रहा था। वह प्राचीन वस्तुओं को बहाल करने में काफ़ी सक्षम था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इन बूढ़े लोगों की तुलना में बहुत अधिक अनभिज्ञ था। अबीर ने इस पर हस्तक्षेप करने का निर्णय नहीं लिया। ये स्पष्ट था कि ये लोग धोखा खाने के लिए तैयार थे और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। मोटा आदमी फिर मूल्यांकन के बाद डिब्बे का ढक्कन बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चूंकि जैद का मूल्यांकन हो चुका है, क्या अब इसे बोली लगाने का समय नहीं है? ग्रेहम तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मैं 1 अरब की बोली लगाता हूँ। 1 अरब और 3000, ट्रेविस ने सुझाव दिया।
मोटा आदमी ने देखा कि जैस्मिन ने अभी तक बोली नहीं लगाई है, इसलिए उसने पूछा, मिस मोर, आपके बारे में क्या? जैस्मिन ने देखा कि वह अभी भी संदेह में थी। पैचवर्क ने उसके कान में फुसफुसाया, यह जैद लगभग 3 अरब का है। जैस्मिन लगभग आश्वस्त हो गई, लेकिन फिर उसने अबीर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, और इससे उसके संदेह फिर से बढ़ गए। पैचवर्क ने अबीर को एक ठंडी नज़र दी, ये समझते हुए कि जैस्मिन उसकी प्रभाव में थी, जिससे वह अभी तक बोली नहीं लगा पाई। इसलिए उसने सुझाव दिया, ठीक है, चूंकि मिस्टर अबीर ने कहा कि यह जैद नकली है, मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। चलो देखते हैं कि आपके पास क्या है। उसे पता था कि अगर अबीर ने इसे धोखा देने की कोशिश की तो जैस्मिन समझ जाएगी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, और फिर वह बिना किसी संदेह के बोली लगाएगी। अन्य लोग भी असंतोष में बड़बड़ाने लगे, वह बस एक बेकार बच्चा है, उसे क्या पता। हाँ, उसे ऐसा बोलने का अधिकार किसने दिया? सभी की आलोचनाओं का सामना करते हुए अबीर ने बस पैचवर्क को मनोरंजन के साथ देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इसे स्पष्ट करूं? पैचवर्क हंसते हुए बोला, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि आप धोखेबाजों को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। अबीर ने कंधे उचका दिए, मैं आपको उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आप जोर देते हैं तो इसे नज़रअंदाज करना मेरे लिए असभ्य होगा। उजागर? क्या आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नज़रअंदाज किया है? शांत और संयमित मैथ्यू गिब्सन ने हंसते हुए कहा। अबीर ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, आप सभी में से वह सबसे मूर्ख है। क्या आपके पास मौत की इच्छा है, तुम बच्चे? मैथ्यू गुस्से में बोला, जैद असली है, गलत मत समझिए। अबीर ने फिर कहा, लेकिन यह जो राजवंश का खून जैद नहीं है, न ही इसे किसी शक्तिशाली साधु द्वारा आशीर्वादित किया गया है। ये बस एक उच्च गुणवत्ता वाला नेफ्राइट है, लेकिन इसकी कीमत अधिकतम 50,000 है। बकवास! क्या आप नहीं देख सकते कि जैद लाल रंग का है? पैचवर्क ने चिढ़ते हुए कहा। अबीर ने बिना रुके जारी रखा, जैद का लाल रंग पोटेशियम परमैंगनेट खनिजों से दूषित होने के कारण है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इसे किसी शक्तिशाली साधु के खून में डुबोया गया है? उस गर्म ऊर्जा के बारे में क्या जो यह अभी भी उत्सर्जित कर रहा है? ग्रेहम ने पूछा, उसकी भौहें कसकर चिड़ी हुई थीं। अबीर ने सिर हिलाया, ये छोटी चीज किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रखती। बस जैद को अफ्रीकी गोलाक घास के मिश्रण में आधे साल के लिए भिगोने की जरूरत है ताकि यह ऐसा प्रभाव पैदा कर सके। और यह कोई गर्म ऊर्जा नहीं है, ये बस दवा के कारण उत्पन्न एक भ्रांति है। इसे निकालना बहुत आसान है, आपको बस जैद को जलाना होगा। तुम बच्चे, तुम इतनी गंदी झूठ कैसे बोल सकते हो? वह आदमी मेज पर हाथ मारते हुए खड़ा हो गया। ट्रेविस का चेहरा गहरा हो गया क्योंकि उसने मोटे आदमी को घूरा। तो क्यों न हम इसे आजमाएं? मोटा आदमी पसीने से तर हो गया। आपका आजमाना क्या मतलब है? ये बच्चा स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है। आप सभी उसकी बकवास पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? ग्रेहम ने अधीरता से अपनी उंगली चटकाई। अगर यह अभी भी गर्म ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो मैं इसे तुरंत आपसे खरीद लूंगा। अगर प्रभाव खत्म हो जाता है तो आप जानते हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है। हालांकि हम क्विंटन परिवार अभी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम कभी भी किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। जैस्मिन ने सहमति में सिर हिलाया। अगर जो कुछ भी मिस्टर अबीर कहते हैं वह गलत है तो परीक्षण करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मोटा आदमी अब घबरा गया था, उसके चौबी माथे पर चिंता की बूंदें थीं। ये तीनों परिवार ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वह कभी भी नाराज हो। उसने केवल इस सेटअप को स्वीकार किया था क्योंकि पैचवर्क वहां था ताकि जैस्मिन को मनाने में मदद कर सके। इस तरह वे इस धोखाधड़ी से पैसे बांट सकते थे। उसने नहीं सोचा था कि अबीर इस सेटअप को उजागर करेगा। वास्तव में अबीर को जैद का मूल्यांकन करने का कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि इस जैद के मुद्दे को पहचानने की उसकी क्षमता पूरी तरह से उसकी विशेष क्षमताओं के कारण थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने इस जैद को देखा तो उत्तर उसके दिमाग में स्वाभाविक रूप से आ गया। ऐसा लगता था कि मूल्यांकन उसकी क्षमताओं में से एक थी। ये देखते हुए कि मोटा आदमी कुछ नहीं कह रहा था, अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मोटे आदमी का चेहरा हल्का था, लेकिन उसने आग परीक्षण करने के बारे में कुछ नहीं कहा। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।